हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम जूनियर और प्राइमरी दोनों सुपर टेट के लिए इक्वली जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने 5000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी, साइंस और SST दोनों की। साइंस और सोशल साइंस स्टडीज़ की क्लासेस आपको 5,000 क्वेश्चन की हम प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरी 5,000 क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है। SST की भी कल स्टार्ट हो चुकी है, सर ने क्लास ली थी। और 5,000 की साइंस की जो हमारी क्लास थी, ये सेकंड क्लास हमने की, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से क्लास सही से नहीं हो पाई। तो यहाँ पर वो क्लास हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं कि मतलब एक क्वेश्चन के साथ आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी को एक अनाउंसमेंट बता देते हैं कि मतलब आपकी जो करंट अफेयर की क्लास होगी, करंट अफेयर की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी वहाँ पर वनडे एग्ज़ाम 2.0 पर, वन डे एग्ज़ाम्स 2.0 पर। तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा करंट अफेयर की क्लास के लिए। करंट से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ होंगे आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जितनी एनर्जी के साथ, जितने जोश और जुनून के साथ हम आपको मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं, उतनी ही जोश और जुनून के साथ आपको लाइक और शेयर करना है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है और अच्छा करने की हिम्मत आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। कार में दृश्यावलोकन, ये कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? विकल्प आप सभी के सामने है। अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी सही हो जाता है, उत्तल दर्पण। और यहां पर आपको बता दें, कारों में पीछे से आती हुई मोटर गाड़ियों के दृश्यावलोकन के लिए ड्राइवर के दाईं ओर लगा होता है ना शीशा, तो ये उत्तल दर्पण का इसमें प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण गोलीय प्लेट के अवतल पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश करके बनाया जाता है। अवतल पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश करके बनाया जाता है उत्तल दर्पण को। ठीक है, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी पीछे बनता है, आभासी होता है, सीधा होता है, साथ ही साथ में वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, और यहां पर अवतल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण ये जो गोली प्लेट की उत्तल सतह पर परावर्तक पॉलिश की जाती है, फिर बनाई जाती है। ठीक है, और अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, और यह प्रतिबिंब सदैव वस्तु की ओर दर्पण और द्वितीय फोकस के बीच बनता है। जब भी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको फंसाने के लिए या फिर क्वेश्चन पेपर टफ करने के लिए, तो ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता है, प्रकाश और दर्पण से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। और आपको यहाँ पर बता देते हैं, समतल दर्पण की बात कर लेते हैं। समतल दर्पण ये कांच की समतल प्लेट की एक सतह पर परावर्तक पॉलिश की जाती है। एक प्लेट पर, मतलब एक सतह पर, समतल ये जो प्लेट होती है उसकी एक सतह पर परावर्तक पॉलिश की जाती है। ठीक है, और बेलनाकार दर्पण की हम बात करते हैं तो इसकी कोई स्पष्ट आकृति नहीं होती, बल्कि ये गोलीय दर्पण होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी की स्क्रीन पर विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा या समताप मंडल? वेरी गुड, विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, आयन मंडल है। आयन मंडल एरोस्फीयर है, एनोस्फीयर। आयन मंडल को मुख्यतः दीर्घ रेडियो तरंगों के परावर्तक मंडल के रूप में ही जाना जाता है। यह मंडल धरातल से, आपको बता दें, 60 से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। और अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपके सारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं। और इस भाग में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? इस भाग में विद्युतीय और चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है,
ब्रह्मांड किरणें जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज का भी मतलब यहीं पर परीक्षण होता है। और आपको बता दें आयन मंडल में भी फिर से 3 उपमंडल होते हैं। अब अगले मंडल की तरफ हम बढ़ते हैं, मतलब इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। क्षोभ मंडल जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ये नोट कर लीजिए, पूछा गया। ट्रोपोस्फियर को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। और ये वायुमंडल के सबसे निचले भाग पर पाया जाता है। ट्रोपोस्फियर निचले भाग पर पाया जाता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई 12 किलोमीटर, धरातल से लेकर के 12 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मिलती है। सभी जो मौसमी घटनाएं होती हैं, सभी जो मौसमी घटनाएं, बादल का गरजना, तड़कना, ये सारी चीजें हैं तो इसी मंडल में होती हैं। जितनी भी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, अब मौसम संबंधी घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? नहीं पता है? पता है? अच्छा पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा अच्छे से, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, जितने भी प्रश्न आप लोग सॉल्व कर रहे हैं सभी के रिप्लाई हमें कमेंट सेक्शन में मिलनी चाहिए। आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना, मुझे चेक करना होता है कि आप लोग झूठ मूठ का ऐसे बना देते क्या। अच्छा जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए 30 में से अच्छा मेरे तो 40 सही हो गए, पता नहीं होता है। तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, यही बेस्ट तरीका। और उससे आपका दूसरा लाभ होगा, एक तो ये लाभ होगा जब भी आप कुछ चीज़ लिखते हैं आपकी मेमोरी में फीड हो जाती है चीज़ें, लिखेंगे तो ज़्यादा ध्यान से उसे पढ़ेंगे और ये सही करने की उसे कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे अच्छा मैम चेक कर रही तो मैं अच्छा करूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूरी है आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको बताते हैं सभी मौसमी घटनाएं, यहाँ पर मैंने बता दिया। और परिवर्तन मंडल और समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर मोटी ट्रोपोपॉज सीमा पाई जाती है, क्षोभ सीमा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वही क्षोभ सीमा। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कटहल, गूलर, ऑर्किड, फर्न। वेरी गुड, विकल्प यहां पर हमारा डी सही हो जाता, फर्न है। फर्न, इस पौधे में फूल नहीं होते हैं। ये जो पौधा होता है जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। जड़ इसमें पाई जाती है, तना पाया जाता है, पत्तियां पाई जाती हैं, यानी कि फूल नहीं पाया जाता, ठीक है। और जो इसका ये स्तंभ होता है, ये जो इसका तना होता है एक तरीके से ये भूमिगत होता है, भूमिगत, जिसे हम कहते हैं राइजोम कहते हैं। ये साइंस के स्टूडेंट समझते होंगे, राइजोम, ठीक है, जो भूमि में तिरछा उगता है। और इसका केवल अगला भाग इस तरीके से जमीन से, जो इसका अग्रभाग होता है राइजोम का, ये अग्रभाग जमीन से यानी कि भूमि से बाहर निकलता है। राइजोम का जो पुराना भाग होता है, पिछला भाग, ये मतलब इस तरीके से बटा हुआ होता है, ठीक है। और इसमें नीचे की ओर जड़ें निकली होती हैं, यहाँ से जो बटे हुए भाग होते हैं वहाँ से जड़ें निकली हुई होती हैं। फर्न की विशेषता है कि जो पत्तियाँ एकदम से मतलब नई नई या फिर थोड़ी सी निकलने के बाद जब थोड़ी सी बड़ी होती है, कहने का मतलब तरुण अवस्था में आती है, तो ये कुंडलित होती हैं, ऐसे ऐसे मुड़ी हुई सी होती हैं। और घड़ी की एक कमानी के समान ये मुड़ी रहती हैं, ठीक है। और आपको बता दें जो कटहल है, गूलर है और ऑर्किड है, इसमें फूल लगते हैं। और गूलर में कहा जाता है कि गूलर के बारे में कुछ कहावत फेमस है, ठीक है। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कि आप लोगों को घर गृहस्थी के बारे में कितनी जानकारी मिलती है, होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन साल्क, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर। विकल्प कौन सा सही होता है? एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से वीडियो को रोक करके एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? वेरी गुड, विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, जॉन साल्क। जॉन साल्क ने 1954 में पोलियो का टीका खोजा था। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। और आपको बता दें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। ये पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका उत्तर आता है एक साइंटिस्ट का नाम जो बहुत ही अच्छा सा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
इन्होंने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी और ये निवासी कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। ठीक, अच्छा अब आगे देखते हैं, रॉबर्ट कोच को भी देख लेते हैं। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। टीबी के बैक्टीरिया की खोज। टीबी किससे होता है? टीबी किससे होता है? चलिए, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। बहुत ही आसान सा है, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस कौन सा सही है? मुझे तो नहीं समझ आ रहा है, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर इनमें से कोई नहीं, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। माइन्यूट सा मतलब थोड़ी थोड़ी सी गलती आप कर देते हैं। विकल्प में मैंने एक एग्जाम में देखा था तो बहुत ही ऐसे माइन्यूट सा डिफरेंस दिया गया था, तो क्वेश्चन पेपर ऐसे ही टफ हो जाता है। जल्दी से आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा, फिर एडवर्ड जेनर की बात करते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया एडवर्ड जेनर। अच्छा, रॉबर्ट कोच का बता दिया, इन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का पता लगाया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का पता लगाया था। कब लगाया था? 1796 में, 1796 में चेचक के टीके का पता लगाया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन सी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड, विटामिन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है के। विटामिन के, विटामिन के प्रोनाउंसिएट हम अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो विटामिन बोलते हैं, अगर इंग्लिश में आप प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो विटामिन बोलेंगे, विटामिन बोलेंगे, जो भी सही है, जो भी आप बोल दीजिए सामने वाला समझ जाए। तो विटामिन, विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और आपको बता दें जो विटामिन के है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन नाम का पदार्थ बनाता है। ठीक है, और ये चोट पर रक्त का जो थक्का जमता है उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। जब तक प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनता है तब तक रक्त का थक्का, जैसे यहाँ पर चोट लगी है तो खून बह रहा है, रक्त बह ही रहा बार बार, तो ये पहले प्रोथ्रोम्बिन बनता है, फिर वहाँ पर कुछ जाल जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, तो इसके लिए विटामिन के होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, और यही प्रोथ्रोम्बिन ना बने तो जो ब्लड है वो बहता रहता है, तो इसके लिए विटामिन के ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। ठीक है, और इसीलिए इसे रक्तस्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तस्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। और आपको बता दें ये विटामिन के किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडों की जर्दी और पनीर में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि मतलब जो विटामिन के है इसका संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो एक विकल्प में ऑप्शन आता है आपका, मतलब एक विकल्प दिया जाता है आंत के जीवाणु, जो आंत में जीवाणु पाए जाते हैं तो उनके द्वारा भी इसका संश्लेषण किया जाता है, इसकी सिंथेसिस की जाती है। ठीक है, दूसरे विटामिन की हम बात करते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है हम बता चुके हैं आपको, तो इसलिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक, तो कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। चलिए, ये हो गया विटामिन डी। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बता देते हैं कि विटामिन डी को हम कहते हैं धूप का विटामिन। अभी तो हम रासायनिक नाम बताने वाले थे, धूप का विटामिन कहते हैं। ठीक है, और ये सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। विटामिन ई की वजह से क्या होता है? विटामिन ई की वजह से क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विटामिन सी बहुत ही आसान सा है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और आपको बता दें इसका जो प्रमुख कार्य है ये मेनली, देखिए इस पहले तो ये जानिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग के इलाज में ये विटामिन सबसे उपयोगी होता है। और ये विटामिन सी से रिलेटेड स्कर्वी करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है इसकी वजह से क्या होता है, कौन सा स्कर्वी रोग होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड ये हो गया इसका केमिकल नेम, और फिर उसके बाद ये
मतलब एक मुख्यतः किन पदार्थों में पाया जाता है, किन फलों में पाया जाता है, तो खट्टे फलों में पाया जाता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है हड्डियों के मैट्रिक्स और दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखता है, और कोलेजन तंतुओं का निर्माण करता है, कोशिकाओं को परस्पर बांधने का काम करता है। कुछ इस तरीके का इसका काम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120 और 80, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, देखिए रक्तचाप किसे कहते हैं, रक्तदाब किसे कहते हैं, आपको बताते हैं। आलिंद और निलय होता है ना, तो जब निलय संकुचित होता है, जब निलय संकुचित होता है तब क्या होता है? दबाव पड़ता है धमनियों में, रक्त पंप करता है, तो इस रक्त का दबाव धमनियों की दीवार पर पड़ता है। जब, बस इतना जानिए, छोड़िए, हृदय जब सिकुड़ता है, हृदय जब सिकुड़ता है तो धमनियों पर दबाव पड़ता है। इसी दबाव को ही हम धमनी दबाव या रक्तचाप कहते हैं। बात समझ में आ गई? बस सिंपल सी बात है, उसको भी छोड़ दीजिए। जब रक्त का प्रवाह होता है, जो दबाव धमनियों की दीवारों पर पड़ता है उसे हम कहते हैं रक्तचाप या रक्त दबाव। ठीक है, और इसे सबसे पहले किसने नापा था? सबसे पहले किसने नापा था आपको बताना है। चलिए हम बता देते हैं, सबसे पहले हेल्स ने नापा था। कहाँ पर? किसमें? घोड़ों में नापा था। ठीक है, किसमें? घोड़ों में नापा था। मनुष्य में जो आकुंचन होता है और जो फैलाव होता है, ये आकुंचन जो होता है 120 मिमी Hg होता है, और जो विस्तारण होता है, जो फैलाव होता है 80 Hg होता है। ठीक है, 80 mm Hg होता है। और आपको बता दें डॉक्टर इसे किस तरीके से मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं? तो स्फैग्नो मैनोमीटर से मापते हैं। लिख देते हैं स्फैग्नो, स्फैग्नो, एक मिनट फिर से देखिए, स्फैग्नो मैनोमीटर। ठीक है, और आपको बता दें जो कलाई में सबसे पहले नहीं कुछ रहता तो कलाई को ऐसे पकड़ते हैं, तो कलाई में त्वचा के नीचे की जो धमनी है, इसके जो प्रसरण की दर होती है, इसको ही अनुभव करके डॉक्टर हृदय स्पंदन की दर समझ लेते हैं। तो कलाई वाली धमनी जल्दी से पकड़ते हैं, पता चल जाता है। इवन आप भी ध्यान देंगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? बीसीजी का जो टीका है नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? 6 माह 7 दिन जन्म के तुरंत बाद या 48 दिन? विकल्प सी सही हो जाता है, जन्म के तुरंत बाद। ऑप्शन सी सही हो जाता है, जन्म के तुरंत बाद। बीसीजी बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, लिख देते हैं बैसिलस कालमेट, फुल फॉर्म बता रहे हैं, कालमेट ग्यूरिन। इसका टीका तपेदिक या क्षय रोग के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका शिशु के जन्म से लेकर के 12 माह तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत हो जाएगी उसका जो प्रभाव होता है उतना ही कम होता जाता है। तो बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद लग जाना चाहिए। पूछा जा रहा है कितने लगाना चाहिए, कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद लगा लेना चाहिए था, लगा लेना चाहिए। वैसे 12 माह तक दिया जा सकता है। और बीसीजी के टीके की खोज किसने की थी? आपके मन में ये सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा। तो बीसीजी के टीके की खोज की थी यूरिन कालमेट ने। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग, ब्राइट्स डिजीज। विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है। इससे जो मनुष्य की स्प्लीन है वो प्रभावित होती है। ठीक, चलिए अच्छा, हृदय, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हृदय एक रोग था, नील शिशु रोग, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे मैंने नोट नहीं किया। नील शिशु रोग ये मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो विकल्प आपका हृदय जो रहेगा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। और यकृत, ये पीलिया रोग से लिवर प्रभावित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? अब यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अगर हम आपको डिफरेंशिएशन है वो पढ़ाने लग जाए तो फिर बहुत ही डिटेल क्लास हो जाएगी, 2 घंटे के ऊपर हो जाएगी, इवन पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है? विकल्प यहाँ पर हमारा देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। विकल्प यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है, कोशिका भित्ति। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा गृह कहा जाता है किसी भी कोशिका का, तो कोशिका सभी में पाई जाती है, चाहे पादप हो जंतु हो, तो सभी को ऊर्जा की जरूरत होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जा रही है। जीव द्रव्य की उपस्थिति, सभी कोशिका में जीव द्रव्य कुछ ना कुछ तो ऑब्वियस सी बात है पाया जाएगा, ठीक है। जो जीवन का द्रव्य है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। और डी ऑप्शन में एक कोशिका केंद्रक, तो सभी कोशिका में केंद्रक तो पाया ही जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है इसमें अंतर होता है। अब ये कोशिका भित्ति किस में पाई जाती, किस में नहीं पाई जाती, ध्यान से आप लोग मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। जो पादप कोशिका है, ध्यान से देखिए, पादप कोशिका इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो पादप कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोई भी भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक। और ये आपको बता दें, जो कोशिका भित्ति मतलब कोशिका भित्ति मतलब आप गांव में वर्ड सुनते होंगे भीत, भीत जो मिट्टी की दीवार बनी हुई होती थी, तो भीत कहने का मतलब कोशिका के बाहर एक परत पाई जाती है, ये पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती। और ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है ये कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। और आप एक यहाँ से एक ट्रिक ये लगा सकते हैं, जब भी कुछ आप पादप वाली चीज़ें खाते हैं उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? और जो पादप कोशिका होती एक अंतर और होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोशिका भित्ति ना दी गई होती तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरित लवक, ये क्या काम करता है? भोजन बनाने का कार्य करता है, सिंपल से लैंग्वेज में। इसी की वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। और जो जंतु होते हैं वो भोजन के लिए पौधों पर आश्रित रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। अब जैसे इसमें कुछ और एक्सेप्शनल केस में यूग्लिना हो जाता है तो वो भी हरा होता है। कहने का मतलब वहाँ पे हम यहाँ पर डिटेल में एक्सेप्शनल केस में नहीं जा रहे हैं, आपको आराम से डिफरेंस जो है वो बता रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया, पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती, तो ये क्लोरोप्लास्ट दूसरा मतलब अंत का पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, अंतर का जो है। पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रस धमनियाँ होती हैं, रस धमनियाँ वैक्यूल्स पाई जाती हैं। जैसे ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है, तो इसमें बड़ी बड़ी जो ऐसे ऐसे धमनी वो पाई जाती है, मतलब वैक्यूल्स पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है। और जो जंतु कोशिका होती इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। ये केंद्रक हो जाता है, जीव द्रव्य इसमें अपने जो कोशिकांग होते हैं वो तैरते रहते हैं, लेकिन ये जो रिक्तिका होती है इसमें पाई जाती है और बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती है पादप कोशिका में, ठीक है। तो ये अंतर थे, 3 मेन अंतर होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और कोई भी कंफ्यूजन हो कुछ भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है और आपको पूरी क्लास कैसी लगी, हमेशा की तरह अपना फीडबैक आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जब भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन ग्रहण से लेकर के पूरे पाचन की प्रक्रिया खत्म होने तक, ठीक, इसमें जो अधिकांश पाचन होता है वो किस अंग में होता है? पैंक्रियाज होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत या आमाशय? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है छोटी आंत में संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, इसके बाद भोजन आमाशय में जाता है, आमाशय से जठर रस निकलता है, फिर यकृत से निकलने वाला पित्तरस भोजन को क्षारीय बनाता है। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, फिर ये भोजन छोटी आंत में जाता है और यहीं पर भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो सबसे ज़्यादा जो भोजन के पाचन का अधिकांश भाग होता है छोटी आंत में संपन्न होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन, स्मॉल।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो कितने होते हैं? संख्या पूछी जा रही है, जोड़ा नहीं पूछा जा रहा है। जोड़ा जब पूछा जाएगा तब आप 22, 23 जो भी करना हो वो आप टिक करेंगे। ऑप्शन बी 46, यानी कि कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। अब मानव में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी होती है। ठीक है, गुणसूत्र। और आपको बता दें मनुष्य कैसा है, एक लिंगी जीव है। और आपको बता दें और प्रत्येक जो संतान होती है उसको समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र जो होता है माता से और दूसरा पिता से प्राप्त होता है। ठीक है, और जैसा कि हम हमेशा बताते हैं जो 22 जोड़ा होता है, 22 जोड़ा वो शारीरिक गुणसूत्र यानी कि कायिक गुणसूत्र होता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर की चीजें संपन्न होती हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, लिंगी गुणसूत्र होता है, जिससे कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में जो 23वां जोड़ा होता है मेल का होता है XY, फीमेल का होता है XX। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। विकल्प यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, घनत्व। देखिए, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका आयतन जो वॉल्यूम होता है, भार वेट, द्रव्यमान मास, ये परिवर्तित हो जाता है। मात्रा बदलने पर ये तीनों चीजें बदल जाती हैं। आपने मात्रा कम या ज्यादा कर दी तो उसका आयतन कम या ज्यादा होगा, एकदम से क्लियर बात है। कम या ज्यादा करेंगे भार भी कम या ज्यादा हो जाएगा। द्रव्यमान सिंपल सा मतलब है कि ज्यादा या कम करने पर द्रव्यमान कम या ज्यादा हो जाएगा। जो द्रव्यमान मतलब मात्रा, वस्तु की मात्रा। लेकिन उसका जो घनत्व है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वस्तु का घनत्व रहता है वो नियत रहता है। यह तभी परिवर्तित होगा जब आयतन या द्रव्यमान परिवर्तित होगा। ठीक है, जब आयतन या द्रव्यमान परिवर्तित होगा तभी घनत्व परिवर्तित होगा। तो कहने का मतलब द्रव्यमान और आयतन में परिवर्तन से घनत्व परिवर्तित हो जाता है, लेकिन मात्रा बदलने पर यह अपरिवर्तित रहेगा। चलिए इसे अब हम और क्लियर बताते हैं आपको। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है m/v हो गया, और ये डिनोट किया जाता है, ये मतलब डेंसिटी होता है। ठीक है, डेंसिटी हो गया, m मास हो गया और v से हो गया वॉल्यूम। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो डेंसिटी होती है, जो द्रव्यमान होता है तभी परिवर्तित होता है जब आप डेंसिटी घनत्व तभी परिवर्तित होगा जब द्रव्यमान और आयतन में आप परिवर्तन करेंगे। यानी कि ये डेंसिटी अगर इधर है, आप मास में परिवर्तन कर देंगे, जब ये द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगी। जस्ट इसके ये प्रोपोर्शनल में चलेगा और ये इसके उल्टा में चलेगा, जो नीचे है। बात समझ में आ रही है? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। जस्ट इसके उल्टा ये चलेगा जो नीचे वाला, और जो ऊपर वाला रहेगा ये प्रोपोर्शनल में रहता है, और ये जस्ट इसका उल्टा चलेगा। और आपको यहाँ पर बता दें जो डेंसिटी का SI मात्रक होता है, SI यूनिट होता है, ये किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होता है। मीटर की पावर 3 होती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, और वाटर की जो डेंसिटी होती है 997 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होती है। क्लियर हो गया? इतने इंपॉर्टेंट चीजें आपको डेंसिटी से रिलेटेड जरूर जाननी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जॉब पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, एक सीट पक्की करनी है, तो ऐसे तो थोड़ी ना सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किस कारण से? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन, अपवर्तन या फिर विवर्तन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, प्रकीर्णन। अब सारा जितना भी क्वेश्चन पूछा जाए अपवर्तन के कारण तो नहीं होगा ना, ऑप्शन बी सही हो जाता है। देखिए, अस्त होते समय ही नहीं, सूर्योदय के समय भी, सूर्योदय और सूर्यास्त होते समय सूर्य जब क्षितिज पर होता है तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।
लाल रंग के प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होने के कारण इसकी किरणें बहुत कम बिखरती हैं और शेष रंग वायुमंडल में बिखर जाता है, तो इसलिए लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है। बात समझ में आ रही? सभी बिखर करके वो दिखाई नहीं देता। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायनमो का कार्य क्या है, ये मैंने आपसे पूछा बेटा। देखिए, विद्युत ऊर्जा को ये किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है इसको बदलती है ये विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो से विद्युत उत्पन्न होती है ना, विद्युत उत्पन्न होती है। तो पहले ये देखिए विद्युत ऊर्जा में कौन सा ऑप्शन है, विद्युत ऊर्जा में ये है नहीं, ये है नहीं, विद्युत ऊर्जा में 2 आता है। रासायनिक ऊर्जा ये होगी नहीं, ये नहीं होगी, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा वो होती है जैसे मतलब आप जो भोज्य पदार्थों वगैरह में होती है, जो केमिकल चीजें होती हैं, रासायनिक चीजें उनमें होती हैं, पदार्थ जो होते हैं। तो विकल्प आपका सी सही हो जाता है। इसी तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है, हटाया जाता है, अलग किया जाता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायनमो से रिलेटेड खूब पूछा जाता है। डायनमो विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, और ये डायनमो जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ये कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे भी ज्यादा, ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? देखिए, हवा में लोहे की और लकड़ी की समान भार की गेंद है, उसको समान ऊंचाई से गिराया जाता है। एक लोहे की है और एक लकड़ी की है, ये लोहा है और ये लकड़ी है, तो फिर क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, दोनों एक समय गिरेंगे, या फिर पहले एक गिरेगी उसके बाद में गिरेगी दूसरी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, या कुछ अंतराल में गिरेगी? वेरी गुड, ऑप्शन सी सही हो जाता है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरती है। प्रैक्टिकली इसे सोचना था। देखिए, निर्वात की अवस्था में लोहे और लकड़ी के समान भार होने के बावजूद भी उन पर एक गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण काम करता है जो द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करता है, ठीक है। ऐसी अवस्था में लोहे और लकड़ी की गेंद दोनों पृथ्वी पर एक साथ गिरेगी। यदि यह क्रिया हवा में होती तो लोहे की गेंद पहले गिरती, ठीक है। निर्वात की बात हमने की, और यही क्रिया अगर हवा में हो रही है तो लोहे की गेंद पहले गिरेगी, यानी कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा जा रहा है हवा में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर नीचे डूब जाएगा? इंपॉर्टेंट है, सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, ऊपर उठेगा। ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऊपर उठेगा। क्यों उठेगा? रीजन क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे का? नदी का जो जल होता है, ठीक है, नदी का जल, इसका जो घनत्व होता है, घनत्व पर ही आधारित है, और जो समुद्र का घनत्व है, दोनों में अंतर होता है। क्या होता है? नदी के जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। जो समुद्र का जल होता है, समुद्र का जो जल होता है उसका घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र में जहाज को जल विस्थापित करता है, उसका जो ऊपर का दबाव होता है अधिक होता है, जिससे जहाज ऊपर उठ जाता है। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन बी सही होगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, किसकी वजह से? वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार के कारण? हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, विकल्प ए सही हो जाता है, वायुदाब में कमी के कारण। अधिक ऊंचाई पर, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जा रहे हैं
तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है तो दाब क्या होगा, कम होता जाएगा। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाहर के दबाव व पेन के अंदर स्याही के दबाव का जो एक इक्विलिब्रियम होता है वो भंग हो जाता है। तो पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण ये बाहर की ओर निकल पड़ता है। समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा हो, कम खर्च और ईंधन की बचत हो, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत हो, या फिर पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, उच्च क्षमता होती है और आर्थिक बचत भी होती है। देखिए, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि डीजल पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता है, ये बात तो क्लियर है, जिससे आर्थिक बचत होती है और साथ ही साथ डीजल में जो उच्च क्षमता होती है वो अधिक होती है। ऑप्शन आपका सी सही होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है? मतलब किससे मिलकर के ये रबर बनता है, बहुलक। फिर इसमें कौन कौन सी, मतलब सबसे छोटी यूनिट कौन सी यूनिट मिलाकर ये प्राकृतिक रबर बनता है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। देखिए, एथिलीन है, आइसोप्रोपिन है, आइसोप्रिन है, फिर एसिटिलीन या हेक्सेन। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, आइसोप्रिन है। ऑप्शन बी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जो बहुलकीकरण होता है, पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमर है तो ये जो बहुलकीकरण ये प्रक्रिया होती है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये बहुलकीकरण ये ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक ही प्रकार के या एक से अधिक अणु आपस में मिलकर के अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं। बहुत सारे मिलकर के एक अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं। इस क्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक कहते हैं। वह जो उत्पाद इधर बन रहा है उसे हम कहते हैं बहुलक, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ पॉलीमर और मोनोमर, एकलक जो होता है ये मोनोमर हो गया, मोनोमर, और इधर बनता है जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, यानी कि कई मोनोमर जुड़ते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये बनता है पॉलीमर। तो ये जो मोनोमर होता है पॉलीमर, देखिए आपको बताते हैं, जैसे पॉलीमर पूछा जाता है पॉलीथीन किसका मोनोमर है, यानी कि पॉलीथीन किसका बहुलक है, पॉलीथीन के बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपको हम कुछ पॉलीमर के बारे में बताते हैं कि वो पॉलीमर किससे मिलकर के बना होता है, यानी कि उस पॉलीमर को बनाने में कौन से मोनोमर लगे हुए हैं। जैसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पॉलीथीन। पॉलीथीन ये किससे मिलकर के बना है, यानी कि इसका मोनोमर क्या है, एथिलीन है, जिसका फॉर्मूला है C2H4। दूसरा है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीमर की बात कर रहे हैं, पॉलीथीन हो गया। फिर दूसरा है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसका जो मोनोमर है टेट्राफ्लोरोएथिलीन है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन C2F4, जिसे हम टेफ्लॉन भी कहते हैं, टेफ्लॉन, ठीक है। PVC की बात करते हैं, मोनोमर है PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये किससे मिलकर के बनता है, यानी कि मोनोमर इसका क्या है, वाइनिल क्लोराइड है, वाइनिल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है C2H3Cl, ठीक है। अब अगला जो पॉलीमर है वो है पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन है। ये किससे मिलकर के बनता है, जो इसका मोनोमर होता है प्रोपिलीन होता है। इसका फॉर्मूला CH3CH2 है। अगला पॉलीमर पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन। इसका जो मोनोमर होता है स्टाइरीन होता है, जिसका फॉर्मूला है C6H6CH2, ठीक। जो कृत्रिम रबड़ होता है, कृत्रिम रबड़ ये ब्यूटाडाइन 75% प्लस स्टाइरीन 25% इससे मिलकर के बना होता है, जो कृत्रिम रबर होता है। अगला पॉलीमर हमारा है नियोप्रीन, जिसे हम पॉलीक्लोरोप्रीन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मोनोमर होता है
प्रेन होता है, जिसका फॉर्मूला है CH2CCl CHCH2। इतना डिटेल में मैंने बताया, अब इससे ज़्यादा पॉलीमर और मोनोमर्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, साथ साथ में इसके जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो सारे मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड या साइट्रिक एसिड? ऑप्शन बी सही हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट है जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक? कौन सा परिवर्तन? आपको मैंने रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। ऑप्शन बी सही हो जाता है, भौतिक। यहां पर फिर से बताएंगे, जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए, भौतिक और रासायनिक का सिंपल सा आपको अंतर बताते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में जैसे किसी पदार्थ से ए पदार्थ से आप बी पदार्थ बनाते हैं, ए से बी बनाते हैं, फिर बी से जब ए बन जाए, यानी कि पुनः वही अवस्था, पुनः वही चीज प्राप्त हो जाए, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक में अगर ए से आप प्रोडक्ट बी बना दे रहे हैं तो फिर बी से ए आप फिर से कभी नहीं प्राप्त कर सकते। सिंपल सा अंतर है। जैसे जल का वाष्प में परिवर्तन, जल ये आपने भगोनी में रखा, किसी भी चीज में रखा आपने पानी को, पानी उड़ जाता है, पानी उड़ जाता है, वाष्प बनता है, वाष्प जब संघनन हो जाता है ठंडा होकर के फिर बूंद के रूप में फिर बर्तन में आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये मतलब पानी तो फिर से मिल गया ना, तो कैसा हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन में वस्तु का कोई नया रूप प्राप्त नहीं होता, बल्कि क्या होता है, फिर से पुराना रूप आ जाता है। रासायनिक परिवर्तन में वस्तु का नया रूप प्राप्त हो जाता है और फिर से दोबारा वो रूप प्राप्त नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट है अगला हमारा क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट है, एसिटिक एसिड है, सोडियम नाइट्रेट या बेंजोइक एसिड? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक जो अम्ल होता है एक श्वेत कलर का क्रिस्टली पदार्थ होता है। प्रकृति में यह पौधों में पाया जाता है, प्रकृति में ये पौधों में पाया जाता है, और इंडस्ट्रियल लेवल पर ये टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण से बनाया जाता है। टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से ये बनाया जाता है, और ये मुख्यतः खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बेंजोइक एसिड फूड प्रोसेसिंग के लिए, खाद्य संरक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन है बेंजोइक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैक्टिक एसिड, पारुविक एसिड, बेंजोइक या फिर यूरिक एसिड? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए, रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। ऑप्शन ए सही होता है, लैक्टिक एसिड। थकान तब लगती है जब लैक्टिक एसिड पेशियों में जमा हो जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा आप आराम कर लेते हैं तो पेशियां मतलब पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, फिर ये आपको थकान का अनुभव नहीं होने लगता। विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, लैक्टिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का जो मापन होता है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीकी या फिर जैव घड़ी या यूरेनियम विधि? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, यूरेनियम मेथड। पृथ्वी की आयु के मापन की सबसे अच्छी विधि, जिसे हम कहेंगे सर्वोत्तम विधि, यूरेनियम विधि है। कार्बन डेटिंग का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो कार्बन डेटिंग से पौधों की उम्र का, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। जैव तकनीकी विधि के द्वारा वनस्पति और जैविक तत्वों के उन्नतीकरण के लिए प्रयोग की जाने वाली ये एक तकनीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट है। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे, फटाफट से जल्दी से वीडियो को प्यार से लाइक करेंगे। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जिससे कि हमारी मेहनत सफल हो सके और आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहें।
विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल होता है, या फिर भारी पानी का तालाब, या यूरेनियम 238 का उत्सर्जक, या फिर आणविक भट्टी। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है, आणविक भट्टी है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को अच्छे कार्यों में, जिसे हम कहेंगे रचनात्मक कार्यों में उपयोग किया जाता है, विनाशकारी कार्यों में नहीं, रचनात्मक कार्यों में, एक पॉजिटिव सेंस, लाभदायक कार्यों में उपयोग किया जाता है इसका। और आपको बता दें, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें मैंने आपको बताया था, एक होता है, देखिए, जो मतलब एक संलयन की प्रक्रिया होती है, एक विखंडन की प्रक्रिया होती है। जो विखंडन होता है नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों होता है। कहने का मतलब एक नियंत्रित प्रक्रिया होती है कि अनियंत्रित प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो होता है परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित अभिक्रिया, जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, कंट्रोल्ड होती है, ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और आपको बता दें, सबसे पहला जो परमाणु रिएक्टर था वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहला परमाणु रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में यहाँ पर शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। कहाँ पर? शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। और रिएक्टर में यूरेनियम 235, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 293 को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम का। और इस पे जो परमाणु भार है 235 और 293 का है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की जो विशेषता होती क्या होता है? इसकी प्रतिरोधक शक्ति उच्च होती है या निम्न होती है, या गलनांक उच्च होता है निम्न होता है, क्या होता है? जल्दी से चारों विकल्प आप लोग पढ़िए और रिप्लाई कीजिए। आपको हम बता चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। देखिए, निम्न गलनांक होगा कंफर्म, तो उच्च गलनांक का दोनों विकल्प आप एलिमिनेट कर दीजिए। बचता है आपका दो ऑप्शन, निम्न गलनांक वाला बी और सी, लेकिन इसकी प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा होती है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए। फ्यूज में जो प्रयुक्त तार होता है, फ्यूज किस लिए लगाया जाता है? जब लाइट तेज हो तो यहाँ से फ्यूज, ये जो कनेक्शन हो खत्म हो जाए और पूरी लाइट सेफ मतलब बची रह जाए। तो फ्यूज में जो प्रयुक्त होने वाला तार है, इसका गलनांक निम्न होता है। गलनांक निम्न होने का मतलब होता है, जिससे कि जैसे गलनांक निम्न हुआ, इसका मतलब होता है ये कम ताप पर ही गल जाता है। सिंपल सी बात है, कम ताप पर गल जाता है। गल जाएगा, जब यहाँ से गल जाएगा, कोई तार जोड़ा गया यहाँ पे गल गया, तो इधर का कनेक्शन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि ये तार दोनों का कनेक्शन बीच में खत्म हो जाता है। कनेक्शन बीच में खत्म होने का मतलब यहाँ से जो भी फॉल्ट आता है फिर इधर नहीं पहुंच पाता, हमारी पूरी लाइट बच जाती है। तो आपको बता दें, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का जो गलनांक निम्न होता है, इससे ये होता है कि वोल्टेज बढ़ने पर फ्यूज तार तुरंत गल जाता है और अन्य जो विद्युत उपकरण होते हैं नष्ट होने से बच जाते हैं। और उच्च प्रतिरोध क्यों रखा जाता है? ताकि वोल्टेज बढ़ने पर ये उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करके उसे बढ़ने से रोक दे। उच्च प्रतिरोध उत्पन्न कर दे मतलब वो आगे बढ़ने से, प्रतिरोध मतलब उसको रोकना। जब ज्यादा प्रतिरोध रहेगा तभी तो रोकेगा ना। और ऐसा ना होने पर कभी कभी सर्किट के ही मतलब जल जाने की पूरी संभावना हो जाती है, पूरा मतलब तहस नहस हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। उम्मीद है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम से साधारण सी लैंग्वेज में, जैसे कि आप चीज़ों को समझ सकें। यहाँ पर साइंटिफिक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जा रही है। और ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, साइंटिफिक टर्म में पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ रहा तो वो भी बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। कौन सा विकल्प सही होगा भाई? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, रिप्लाई कर दीजिए। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है
भाप में जो ऊष्मा होती है, सिंपल सा ये सोचिए कि जो पानी जल रहा है ये तो हमें दिख रहा है कि हाँ इसमें ऊष्मा होती है, लेकिन भाप से जब ज़्यादा जलता है मतलब इसमें कुछ छुपाई हुई सी ऊष्मा रहती है ना, तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। आपको बता दें भाप से उबलते हुए पानी की अपेक्षा उसी ताप पर 536 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा अधिक होती है। भाप में पानी भी है और भाप है, तो उसी ताप पर 536 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा अधिक होती है भाप में, इसीलिए भाप से जलना अधिक कष्टप्रद होता है। समझ में? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट संबंधित है किससे? ये आर्द्रता से, तापक्रम से, हवा से या बादल से? वेरी गुड, विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट ये मतलब आपको बता दें ये थर्मोस्टेट तापक्रम को स्थिर बनाए रखता है। जो तापक्रम होता है इसे तापक्रम को स्थिर बनाए रखता है, कांस्टेंट बनाए रखता है। स्थिरता के सेंस में थर्मोस्टेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, वो भी तापक्रम के लिए। अगला है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? देखिए धूप से बचना है तो छाते का रंग कौन सा सबसे बेटर होगा? ऊपर काला नीचे उजला, या ऊपर उजला नीचे काला, या फिर मात्र काला, या फिर मात्र उजला? उजला मतलब व्हाइट। वेरी गुड, ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऊपर उजला, यानी कि ऊपर की तरफ आपका क्या होगा, ये व्हाइट कलर होगा। ठीक है। श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतया परावर्तक होता है, लौटा देता है, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। धूप पड़ रही है, जब ये परावर्तित कर देगा, भाई व्हाइट कलर है, इसमें व्हाइट कलर है, तो ये प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। जो ब्लैक कलर होता है ऊष्मा का अवशोषक होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है सारी ऊष्मा को। ठीक है। तो जब ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगी तो फिर तो गर्मी हमें लगेगी ना, तो छाते का कोई मतलब नहीं है ना। तो अतः छाते की जो ऊपरी सतह होती है सफेद होने से गर्मी और धूप से बचा जा सकता है। जब व्हाइट ऊपर रहेगी कम ऊष्मा अवशोषित करेगी, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से, मतलब कुछ तो ऊष्मा तो आएगी ना। लेकिन सबसे बेटर ये जो कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है हमारे पास ब्लैक कलर होता है। मेरे पास भी खुद ब्लैक ही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे छाता लेके कौन चलता है? पीतल मिश्रण है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए, ये मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मतलब पूछा जाता है, ऐसा है। ऑप्शन डी सही हो जाता है, जस्ता और तांबा। पीतल का जो निर्माण होता है जस्ता जिंक जेडन, तांबा Cu कॉपर, इसके मिश्रण से होता है। और एक मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। करेंगे एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार की शीशे का प्रयोग होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है। अगला है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, आयन मंडल। ऑप्शन बी सही हो जाता है, आयन मंडल। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कौन सा पौधा है जिसमें फूल नहीं होते हैं? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, फर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन बी, जॉन शाल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, विटामिन के। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? जो ब्राइट्स रोग होता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, स्प्लीन को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है?
ऑप्शन सी छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी सही हो जाता है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व? तो विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसकी वजह से? ऑप्शन बी सही हो जाता है, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, निम्न में कौन विद्युत खपत को बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, टेलीविजन, पंखा, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली। डायनेमो का कार्य क्या है? डायनेमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होगा? विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऊपर उठेगा। जो जहाज है वो ऊपर उठ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, किस वजह से? विकल्प ए हमारा सही हो जाता है, वायुदाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता उच्च होती है और आर्थिक बचत भी होता है। ऑप्शन सी। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, खाद्य संरक्षण यानी कि फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, बेंजोइक एसिड का। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? ऑप्शन ए हमारा सही होता है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीक, जैव घड़ी, यूरेनियम विधि। विकल्प यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, यूरेनियम विधि। परमाणु रिएक्टर क्या है? ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, आणविक भट्ठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? फ्यूज में जो तार प्रयुक्त होता है वो उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है और निम्न गलनांक कम होगा तो जल्दी से गल जाएगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो रुकेगा, प्रतिरोध ज्यादा करेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा जो होती है ये पाई जाती है। ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट संबंधित है किससे? ऑप्शन बी, ये तापक्रम की स्थिरता वाली स्थिति है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, धूप से बचने के लिए छाती में रंग संयोजन निम्न में से सबसे उचित कौन सा है? ऊपर उजला और नीचे काला। ऑप्शन बी। ठीक, पीतल मिश्रण है किसका? ऑप्शन हमारा यहां पर डी सही हो जाता है, जस्ता और तांबे का। ऑप्शन डी सही होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और इसका सुपरफास्ट रिवीजन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड या यूरिक एसिड। ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे और हमेशा की तरह आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखिए आपकी करंट की जो क्लास चलेगी वनडे एग्जाम, देखिए वनडे लिख देते हैं, वनडे एग्जाम 2.0 पर चलेगी। वनडे एग्जाम 2.0 पर ये क्लास चलेगी करंट अफेयर की डेली। आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, मतलब उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए मेरे द्वारा क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगी और साथ ही साथ में सर के द्वारा भी क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो दोनों क्लासेस आप लोग उतने ही प्यार और विश्वास के साथ लीजिएगा, ठीक है। तो जो क्लासेस देखिए मेरी में तो लाइव इस तरीके से नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाएगी, तो आपको क्लासेस कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जाए, इसलिए हम सर से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आप लोग जब तक प्यार और सपोर्ट नहीं दिखाएंगे, सर को रोकना, किसी को भी कोई क्यों इतना टाइम देगा? अगर कोई कुछ करना चाह रहा है, उपकार करना चाह रहा है, हेल्प करना चाह रहा है, अगर उसके अंदर इतनी मानवता है तो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे प्यार के साथ, और उतना ही महत्व मान आपको उनको देना पड़ेगा।
तो दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, अपने फायदे के लिए तो कुछ भी करता है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर, ये हमारा दूसरा पार्ट था और इसी तरीके से पूरे 5000 क्वेश्चन की सीरीज हमें कंप्लीट करनी है। तो आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, विश्वास हमें चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।